हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं जो कि हमारा है अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर। तो दोस्तों इसी में आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दें कि हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर EMI तक हमने एक एक करके वीडियो बहुत शॉर्ट में समझाते हुए उसको मात्र मे बी 20 मिनट 30 मिनट इतने में हमने वीडियो को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको, जो हमने पुरानी वीडियो डाली है वो आपको अच्छी लगेंगी और ये उम्मीद है ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। अच्छे का मतलब दोस्तों ये है कि याद रखना कि जो भी हम इस वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं वो सब हमारे पेपर के रिगार्डिंग, बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी पर्पज से हम ये वीडियो बना रहे हैं, जो कि हमारे स्टूडेंटों ने मोटिवेट किया है कि सर वीडियो जरूर बनाते रहे। ठीक है दोस्तों, आइए हम टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, टॉपिक का नाम है एसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अब जो ये अल्टरनेटिंग करंट है मतलब क्या, एक हमारे पास होती है करंट एसी और दूसरी होती है डीसी। तो हमें एसी का मतलब क्या होता है, जो अल्टरनेट चल सके, और डीसी का मतलब क्या होता है, जो एक कॉन्स्टेंटली करंट हमारी क्या हो सके, फ्लो हो सके, कांस्टेंट रेट से फ्लो हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं, डीसी और एसी। आते हैं कम टू द पॉइंट डायरेक्ट, जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है उन्हीं पे हम डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एसी के लिए हमारे लिए एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, मतलब आई की बात कर रहा है। आई की बात जब करेगा तो एवरेज वैल्यू की बात कर रहा है। और एवरेज वैल्यू के लिए आपको मालूम है जो साइकिल होता है वो इस तरह की साइकिल शो करता है। अब ये जो साइकिल शो कर रहा है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है हमारे पास। अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो कैसे, अब हम बोल रहे हैं कि हाफ साइकिल के लिए बताओ और फुल साइकिल के लिए बताओ। तो दोनों के लिए, इस टॉपिक के अंदर दोनों के लिए हम 1 by 1 पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझ जाओ। अब पढ़ रहे हैं हम लोग पहले हाफ साइकिल के लिए। अब हाफ साइकिल के लिए चाहिए तो हाफ साइकिल के लिए हमें मालूम है एक एसी सोर्स लगाते हैं। एसी सोर्स का आपको मालूम सिंबल ऐसा होता है, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इधर आई। इसके इक्विवेलेंट कंपेयर करने पर बी हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एवरेज निकाल दिया और आर निकाल दिया। फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, अल्टरनेटिव करंट का होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसी को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, मीन सिंपली एज वी नो I इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। मतलब यहाँ से हम क्या निकालना चाहते हैं, चार्ज, और चार्ज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई डी टी हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। इसी में हम बात करें कि हमें टोटल चार्ज चाहिए तो इसका क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन। और जब डी क्यू का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको मालूम है इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली हमें टोटल चार्ज पता चलेगा। कहां से कहां, 0 से क्यू। अब इसी में आप देखो, मैं इस डी क्यू को रिप्लेस कर दूं किससे, आई डी टी से। आई डी टी से रिप्लेस करोगे तो हमें मालूम है टाइम की जो लिमिट होती है वो 0 से t/2 होगी। क्या होगी हमारे पास, 0 से t/2। तो 0 से t/2 आई की वैल्यू रख देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। और आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट हमारी कांस्टेंट वैल्यू से बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी। भाई आई नॉट इसमें से क्या ले लेंगे हम बाहर, तो अंदर क्या बचेगा साइन ओमेगा टी डी टी। हमें इसमें बात समझ में आ रही है। अब लिमिट 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। अब साइन ओमेगा टी का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा आता है माइनस के कॉस ओमेगा टी, और टी के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसका डिवाइड कर देते हैं ओमेगा। और लिमिट है 0 से t/2। अब ओमेगा कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर आ जाएगा, माइनस के आई नॉट अपॉन ओमेगा। लिमिट जो होगी पहले क्या करेंगे, t/2 रखेंगे तो t/2, और आप 0 रखोगे t की जगह तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो cos 0 माइनस के आई नॉट अपॉन ओमेगा, cos पाई की वैल्यू -1, cos 0 की वैल्यू 1। सॉल्व करेंगे तो 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा आ जाएगा। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर द फर्स्ट हाफ साइकिल। हमने अभी पढ़ा कि हमारे लिए एक कंपैरिजन करना है कि एक्चुअल में आई एवरेज की वैल्यू हाफ साइकिल के लिए आती कितनी है, तो उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। और जब कैलकुलेट करना है तो एवरेज वैल्यू कैसा होगा, Q इंटू आई एवरेज इंटू t/2। Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी। और ये किसके लिए, इसके लिए। तो आई एवरेज इंटू t/2 कंपेयर, जब दोनों क्वेश्चन करेंगे तो ये आ जाएगा। और ओमेगा की जगह क्या रख देते हैं, 2 पाई अपॉन टी। और टी जब नीचे आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ 2 से हमारा 2 कट जाएगा, टी से हमारा टी, तो बचा क्या, आई एवरेज के लिए 2 आई नॉट अपॉन पाई। अब हमारे पास बचेगा 2 आई नॉट अपॉन पाई, तो आई एवरेज की वैल्यू आ जाएगी 0.637 आई नॉट। अगर हम 2 की और पाई को सॉल्व करेंगे तो इतना। तो ये होता क्या है, आई नॉट हमारी पीक वैल्यू है और 0.637 क्या है हमारा। अगर हम देखें आई एवरेज की वैल्यू पीक वैल्यू से क्या आती है, कम आती है। कितना कम आती है, 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू। और अगर हम यही बात करें फुल साइकिल के लिए, तो फुल साइकिल के लिए आई एवरेज की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, हमारे लिए 0। ये था हमारे पास आई एवरेज की वैल्यू फॉर हाफ साइकिल और फुल साइकिल के लिए।
आइए दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि आरएमएस वैल्यू है ऑफ एसी। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन एसी। अब इसकी वैल्यू को ये मतलब दो डेराइव है, अभी हमने जो किया था वो भी एक डेराइव है जो कि बोर्ड के रिगार्डिंग इंपोर्टेंट है, और एक ये इन दोनों में जो इंपोर्टेंट है वो हमारा इसे कह सकते हैं हमारा जो एवरेज वैल्यू है हाफ साइकिल के लिए। तो दोस्तों लेकिन हम तो एक साथ लेके चलेंगे कि कौन सा आ जाए, तो हमें बोर्ड में कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सा हमारे पास डेराइव आएगा, लेकिन हाँ श्योरिटी ये कि इन दोनों में से एक डेराइव आपको देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर से भाई डायग्राम जो अभी बताए थे एसी या रेजिस्टेंस। अब देखो जब भी हम आईआरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो हम दोनों कंसेप्ट में हीट को लेके चलेंगे, चाहे हम एसी के लिए चाहे हम बैटरी के केस में लेके चले, दोनों में क्या हीट की कैलकुलेट करेंगे। तो डीएच का फॉर्मूला हमें याद है पुराने चैप्टर से जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, हीट का फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ डी एच स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी हो जाएगा। तो टोटल हीट चाहिए तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो आई स्क्वायर आर डी टी आ जाएगा लिमिट में 0 से t/2। आई की जगह वैल्यू क्या होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आई नॉट का स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जो कांस्टेंट वैल्यू उसको हमने खा लिया बाहर, तो इधर आया आई नॉट स्क्वायर इंटू आर इन ब्रैकेट में इंटीग्रेशन में 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, क्योंकि हमें मालूम है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या लेंगे आई नॉट स्क्वायर आर 0 से t इन ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 से इसे क्या करते हैं तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो आई नॉट स्क्वायर और 2 को इधर ले आओ तो 0 से t 1 माइनस के कॉस 2 ओमेगा टी इंटू dt। 1 का डिफरेंशिएशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है t और 2 का cos 2 ओमेगा टी का होता है sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। तो इसको हम जब वैल्यू रखेंगे t की, क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 और टाइम 0 की 0 ओनली t पर वैल्यू आएगी तो यहाँ t रख देंगे। और हमें मालूम है sin 2 ओमेगा टी इक्वल टू होता है 2 पाई, तो 2 पाई कितना हो जाएगा 4 पाई, और sin में पाई हो चाहे 2 पाई हो चाहे 3 पाई हो सबकी वैल्यू क्या आती है 0। तो ये टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास 0, तो बचा क्या आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटू 2, तो हमारे पास आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2। अगर यही बात हम करें कि आरएमएस वैल्यू को आईआरएमएस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस आर, इसके केस में तो एच इक्वल टू आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर टी, क्योंकि हीट का फॉर्मूला है। इन दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे कंपेयर करके देखो तो आई स्क्वायर आरएमएस आर टी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2, इसमें आर टी से आर टी कट जाएगा, बचेगा क्या आई नॉट स्क्वायर आरएमएस इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर से स्क्वायर हटाओगे तो 2 पर क्या चले जाएगा रूट, तो रूट 2 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी आई आरएमएस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2 है, और रूट 2 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 1.414, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी 0.707 आई नॉट। और इसी में पूछा जाए कि आई नॉट की वैल्यू आईआरएमएस की कितनी परसेंटेज होती है, तो हमें अब भी मालूम है कि आईआरएमएस की वैल्यू आई नॉट से कम होती है। कितनी कम होती है 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ एन एसी। अभी हमने पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट में एवरेज वैल्यू 2 आई नॉट अपॉन पाई, जिसकी वैल्यू आई थी 63.6%, तो उससे तो ये आईआरएमएस की वैल्यू क्या उससे ज्यादा हाफ साइकिल के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा एक पास छोटा सा डरा है, फिर हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आइए दोस्तों हमारे पास एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम एलसीआर सर्किट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हमें इसमें अलग अलग इंडिविजुअल टॉपिक हैं, एल अलग है, सी अलग है और आर अलग है, लेकिन हम इन तीनों का क्या कर रहे हैं मिक्स पढ़ रहे हैं, और जो सीरीज एलसीआर सर्किट के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको हमने एसी से कनेक्ट कर दिया जहां आई करंट जा रही है, एक आर रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है और ये हमारा कैपेसिटेंस है, जिसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। तो आप देखोगे क्योंकि सीरीज है तो सीरीज में वोल्टेज क्या होता है इंडिविजुअली डिवाइड होता है और करंट सेम होती है, तो बी आर हो गया, बी एल हो गया और बी सी हो गया। फेजर डायग्राम में हम पढ़ चुके हैं के एल के अलोंग रिएक्टेंस एक्सएल होता है, सी के अलोंग रिएक्टेंस एक्ससी होता है। इन दोनों का फेजर डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। फाइनली फेजर डायग्राम पे हम बात करें तो फाइनली फेजर डायग्राम को अगर हम देखें तो आपको मालूम है कि इधर हमारे इस लाइन पर बी आर होता है, इस पर बी एल होता है और इस पर बी सी होता है। मान लो कि अगर बी एल बड़ा है बी सी से, तो जब आप देखोगे ऊपर मान लो 10 है नीचे 5 है, तो ओवरऑल कितना होगा ऊपर, तो उन दोनों का क्या कर देंगे डिफरेंस, तो बी एल माइनस बी सी, ये कितना हमारे पास बी आर और ये पी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास ई नॉट। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे सॉल्व करेंगे, और वो कैसे भाई हम इसमें देखने वाले हैं। तो आप देखोगे
पाइथागोरस में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, तो कैसे लिखेंगे हम, ई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी आर का होल स्क्वायर। क्योंकि हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल साथ में लेके चलेंगे, तो ई नॉट से अगर हम स्क्वायर हटाएं तो इधर चला जाएगा, और बी एल की जगह लिखेंगे आई एक्स एल माइनस के आई एक्स सी स्क्वायर प्लस आई आर का होल स्क्वायर। तो ई नॉट इक्वल टू ई नॉट इक्वल टू हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा। अब इसी में अगर वो ये कहे कि भाई मान लो पीक करंट ले, तो पीक करंट भी ले लेंगे हम, जैसे वो चाहे उस तरह से। तो हमारे पास देखोगे आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा हमारे पास क्या, मान लो आई नॉट ले लेते हैं हम, इसको पीक करंट ले लेते हैं, क्योंकि इधर पीक वोल्टेज लिया तो इधर पीक करंट ले लेते हैं। तो आई इक्वल टू, तो ई नॉट अपॉन यहाँ जाएगा आई नॉट इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आया, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। और एज वी नो लेट ई नॉट अपॉन आई नॉट को हम एक नया नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं जेड, और जेड को हम बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलेंगे इसे, इम्पीडेंस, जो कि हमारे पास यूनिट होती है इसकी ओम, तो इसे हम बोलेंगे जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों हमारे पास इम्पीडेंस का फॉर्मूला आ जाता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास इस तरह से ये फॉर्मूला क्रिएट होता है। अगर इसी में हमें फेज एंगल निकालना हो तो फेज एंगल का फॉर्मूला होता है, हम लेते हैं tan फाई से, तो कैसे लेंगे उसी को हम समझते हैं। हमारे पास फेज एंगल की बात करें तो फेज एंगल में हम क्या ले रहे हैं, tan फाई। तो tan फाई के लिए तुम्हें मालूम है फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी एल माइनस के बी सी अपॉन बी आर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, फॉर्मूला आया किसका, tan फाई का। अब इसके अंदर केस बना दिया, अगर मान लो एट रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस एक कंडीशन है, उस कंडीशन पर क्या होगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको हम देखेंगे जिसे हम बोलते हैं एक्सएल। क्या बोलेंगे दोस्तों इसे, एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सी। तो एक्सएल अगर एक्सी होगा तो आप देखोगे ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, बचेगा क्या अंडर रूट में आर स्क्वायर, जो कि सो जेड किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। जेड किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। लेकिन एक्सएल एक्सी के इक्वल है, तो एक्सएल को बोलते हैं ओमेगा एल, इसको बोलते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन एल सी। क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 अपॉन एल सी। अगर हमसे ये पूछे वो कि ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी, और फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई, एफ इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी, तो एफ इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट का एल सी। तो दोस्तों ये इसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इस पर आपको पढ़ जरूर लेना, इस पर न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के रिगार्डिंग। तो ये टॉपिक को इसलिए कवर कर लेना, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों तरफ से। आइए दोस्तों हमारे पास एक अगला टॉपिक जो कि एसी जनरेटर है, इसमें देखते हैं कि दोस्तों एसी जनरेटर है। जनरेटर का काम तुम जानते हो, हम लोग मान लो एक कोई कॉलोनी हो, कॉलोनी में बहुत समय मान लो वो लाइट 2 से 3 दिन लाइट नहीं आती, तो अब तो आप सबको मालूम है कि अधिकतर घरों में क्या जनरेटर की सब में घरों में सबमर्सिबल की सुविधा हो गई है, क्योंकि कहीं भी अब हैंडपंप नहीं मिलते देखने को हमें। तो अब मान लो कई दिन से लाइट ना आए, अगर हमें पानी घर में खत्म हो जाए, और तो आप मालूम है आपको कि कितना इमरजेंसी पानी चाहिए हमें, क्योंकि बिना पानी के तो हम काम नहीं कर सकते। वैसे ही जनरेटर का काम है कि हम इसको केमिकल एनर्जी दें, मैकेनिकल एनर्जी दें, और मैकेनिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट कर दें, एसी में, अल्टरनेटिंग करंट में। तो वही इसका वर्क होता है मैन। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो उस प्रिंसिपल का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब उसको हम मैकेनिकल काम करेंगे, उसके फ्लक्स चेंज होंगे, फ्लक्स चेंज होंगे तो आई इंड्यूस होगा, और आई इंड्यूस होगा तो उसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं ईएमआई। हमारे पास एक जनरेटर का स्ट्रक्चर है, जहां हमारे पास क्या है उस चीज को हम समझते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब है इसमें कौन कौन से हमने पार्ट यूज किए, तो उसको हम एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे आर्मेचर है, आर्मेचर का मतलब है कॉइल दे रखी है रेक्टेंगुलर कॉइल, जो कि हमारी कॉपर की बनी होती है।
आप समझिए, अगर आप कहीं जाएंगे, जनरेटर को छोड़ो, जनरेटर के अंदर का जब हिस्सा देखने जाओ तो उसमें एक कॉइल होती है जो कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जो कॉपर की बनी होती है, दैट इज ABCD, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर कॉइल। तो आर्मेचर कॉइल को हमने क्या ABCD से बना दिया। तो अब ये क्या है कि ये कंटिन्यूस रोटेट करती है, कंटिन्यूस रोटेट करेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या जनरेट होगा, करंट, इंड्यूस करंट। फील्ड मैग्नेट आप जानते ही हो, एक तरफ साउथ लगा दिया, एक तरफ नॉर्थ लगा दिया, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी तो एक एक्शन होगा, वो एक्शन हम इसी देखते हैं। अच्छा, स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग का काम क्या है, एक स्लिप रिंग हमने ऊपर लगा दी, एक स्लिप रिंग हमने दो, मतलब इसमें मेनली दो स्लिप रिंग होती है, दोनों को हमने अलग लगा दिया, और उसी से हमने क्या कनेक्ट कर दिया, ब्रशेस कनेक्ट कर दिए। ब्रशेस क्या करते हैं कि इस रिंग को एक तरह से एरोजन, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब बेकार होने से बचाते हैं, इसको मेंटेन करके रखते हैं कि कॉपर कॉइल को। और इससे हमने क्या कर दिया, एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। जहां लोड रेजिस्टेंस लगा दिया तो लोड रेजिस्टेंस पे क्या हम ये चेक करते हैं कि बिजली हमारी आती है या नहीं आती, करंट डेवलप होता है या नहीं होता। अब इसी के बाद हमारे पास थ्योरी आती है, जो कहानी थ्योरी में हमें लिखनी है कि भाई इसका फॉर्मूला एक डेराइव होता है, डेराइव के बाद ये हमारा टॉपिक पूरा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब आपको मालूम है, हम EMI की बात कर रहे हैं तो EMI में फैराडे लॉ आता है, और सिंपली इसमें क्या आता है, फ्लक्स आता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, Phi = BA cos थीटा, थीटा की जगह यहाँ क्या कर देंगे ओमेगा टी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक तरह से AC सोर्स की। तो n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो इसका क्या n से मल्टीप्लाई कर दें। फैराडे लॉ हम जानते हैं, E = -d∅/dt, जहाँ की EMF, E का मतलब क्या होता है, EMF इंड्यूस, अगर EMF इंड्यूस होगा तो IB इंड्यूस होगा, तो E = -d∅/dt। तो E का फॉर्मूला क्या होता है, अगर यही हम बात करें -d/dt, अगर फाई की वैल्यू क्या, NBA cos ओमेगा टी। अब NBA कांस्टेंट है, उसको हम बाहर लिख लेंगे, अंदर क्या आएगा d/dt cos ओमेगा टी। और हमें मालूम है d/dt cos x का फॉर्मूला अगर हम मालूम हो तो माइनस के sin x होता है। क्या होगा हमारे पास, माइनस के sin x होगा, माइनस के sin x होगा तो क्या आएगा, cos ओमेगा टी हो जाएगा sin ओमेगा टी, और t के साथ मल्टीप्लाई ओमेगा, तो यहाँ एक ओमेगा आ जाएगा। तो E = NBO ओमेगा sin ओमेगा टी। अगर मैक्सिमम की बात करें तो हमको मालूम है sin ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, क्योंकि 1 से ज्यादा तो होती नहीं है। तो हमारे पास sin ओमेगा टी को रिप्लेस कर देंगे किससे, 1 से, तो E मैक्स आ जाएगा NBA ओमेगा, और NB ओमेगा आएगा। तो हमें मालूम है कि हमें अगर ये पीक करंट है ये हमारे पास क्या है, पीक वोल्टेज है, तो हमारे पास पीक करंट भी आएगा, तो E0 क्या हो जाएगा, R। तो दोस्तों इस तरह से AC जनरेटर का ये टॉपिक था जो कि हमने इस शॉर्ट वीडियो में कवर किया। थ्योरी जो है आप खुद से लिखने की ट्राई करना है, या मैंने एक नोट्स का एक लिंक भेजा है, तो उसमें से आपको ये प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, ध्यान से। तो दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। अब आपको मालूम है AC ट्रांसफार्मर है, तो AC ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, तो हम कैसे इसको पढ़ें। तो आपको मालूम है हर गली नुक्कड़ पे, गांव के नुक्कड़ पे या शहर के नुक्कड़ पे, गली के नुक्कड़ पे ये हमें ट्रांसफार्मर दिखाई दे जाता है। माँ आप कभी कभार सुनते होंगे उसकी ट्रांसफार्मर के पास में घिन घिन की सी आवाज आती रहती है। वो क्या है कि हम इतनी भारी भरकम लाइन लाते हैं और इधर जो है गली में भेज देते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि इतनी हैवी हैवी लाइन आती है, इधर हम छोटी लाइन लगा देते हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है, ट्रांसफार्मर ही क्यों। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कि वोल्टेज को चेंज करने का काम करते हैं। मे बी हाई से लो या लो से हाई करने का काम कौन करेगा, हमारे पास ट्रांसफार्मर का काम होता है। ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। मतलब एक तरफ से हम करंट भेज रहे हैं, दूसरी तरफ जो है भाई म्यूचुअली करंट उसमें क्या है, इंड्यूस जनरेट होता है। तो कैसे, मान लो कंस्ट्रक्शन में अगर देखें तो हमारे पास ये AC सोर्स है, AC सोर्स से हमने करंट सप्लाई की। जब करंट सप्लाई की तो इससे क्या बनेंगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इससे क्रॉस करेंगी। जब क्रॉस करेंगी तो यहाँ से भी तो जाएंगी दूसरी कॉइल से, जैसे ही दूसरी कॉइल से करंट पास होगी तो इसके अंदर क्या होगा, आई इंड्यूस का जन्म होगा। और आई इंड्यूस अगर जन्म होगा तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि लोड रेजिस्टेंस पर करंट जनरेट होती है। याद रखना ये जो कॉइल बनी है इन्हीं को हम बोलते हैं NP, और इन्हीं को बोलते हैं हम लोग NS, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी वोल्टेज है
और इधर बोल सकते हैं सेकेंडरी वोल्टेज है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से हमको समझना है। थ्योरी में अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हम जानते हैं E इक्वल टू डी पाई अपॉन डी टी। हमने माइनस साइन हटा दिया, फिर माइनस साइन जो वो लेंथ लॉ के अकॉर्डिंग आता है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको देखेंगे तो ई पी अपॉन ई एस इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस। हम जानते हैं कि ई इसमें लिख सकते हैं, अगर एन दिया है तो एन डी फाई अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या ई डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर। तो ई पी अपॉन ई एस इक्वल टू एन पी अपॉन क्या आ जाएगा, एन एस आ जाएगा। इसी में एज वी अज्यूम दैट नो एनर्जी इज लॉस्ट। ट्रांसफार्मर में ऐसा माना गया है कि जितना एनर्जी इधर भेज रहे उतनी एनर्जी हमें इधर मिलेगी। तो एनर्जी जब इक्वल होगी तो पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट होगा। पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं पी आई होता है ई आई। तो ई पी आई पी ई एस, ई जो है यहाँ ई एम एफ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज पी को। तो ई पी अपॉन ई एस इक्वल टू आई एस अपॉन पी। तो यहाँ से हमको ये बात पता चल रहा है ई एम एफ और करंट दोनों क्या है, इनवर्सली है। तो इनवर्सली है तो ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू आई पी अपॉन एस इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। इसको हमने किसी एक वैल्यू के कांस्टेंट के इक्वल मान लिया जिसको हमने बोला ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसी में अगर कुछ केस लिए जाए कि मान लो एन एस, मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि सेकेंडरी तरफ टर्न ज्यादा हो, प्राइमरी पर कम हो। तो सेकेंडरी तरफ टर्न ज्यादा होंगे तो उसे बोलते हैं स्टेप अप, सेकेंडरी तरफ कम होंगे तो उसे बोलते हैं स्टेप डाउन। तो ये दो टॉपिक थे, स्टेप अप कब होगा और स्टेप डाउन कब होगा। तो स्टेप अप का मतलब सेकेंडरी तरफ प्राइमरी कॉइल बढ़ा दो और इधर क्या होगा, सेकेंडरी की तरफ कॉइल कम कर दो। तो इस तरह से ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमारे पास एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला तुम्हें बचपन से मालूम है, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। तो इस फॉर्मूले को रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर के रेशियो लॉसेस होते हैं, एनर्जी लॉसेस, वो हमारे पास क्या है, जैसे कॉपर लॉस है। आपको मालूम है एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब हमारे पास वायर है, वायर कुछ वायर आपने देखा होगा कि उन वायरों में अगर हम ज्यादा हीट करंट सप्लाई करते हैं तो वायर जल्दी से जल जाते हैं। तो हमें वो प्रॉपर ध्यान रखना होगा कि वायर का कॉपर लॉस का भी ध्यान रखना होगा कि कॉपर हमारा ज्यादा से ज्यादा लॉस ना हो। आयरन लॉस होता है, आयरन लॉस को अगर तुम्हें मालूम है कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें जो लेमिनेटेड कोर होती है, मतलब जो उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, उसको हम लेमिनेट कर देते हैं जिससे कि एक कॉइल जो है दूसरी कॉइल से टकराए ना, लॉस ना हो। लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, आप देखते हो कि कहीं हम जब हमारे पास क्या होता है उसमें से ऑयल टपकता रहता है, तो वो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस जो हमारे एक साउंड क्रिएट करता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास एसी टॉपिक के हमने सभी टॉपिक को कवर किया है, केवल बोर्ड के रिगार्डिंग जो जो टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।